वेलकम टू नेट मार्गदर्शन टीचिंग अपडेटेड पीवाईक्यू सीरीज़ का ये पार्ट 5 है, जो कि लास्ट ये आपका वीडियो होगा इस यूनिट का। इस यूनिट के बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसको शॉर्ट टर्म कोर्स का नाम दिया गया है ताकि शॉर्ट में आपको कंसेप्ट भी क्लियर किया जा सके। और ये जो आपका पीवाईक्यूज़ होंगे ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उस पर बेस्ड है। आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग and closely supervising the students behavior predominate। यहाँ पर आपने देखा कि लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस बनते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी कि जो शिक्षण के स्तर हैं 3 तरह के होते हैं। पहला मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि ये टीचर सेंट्रिक होता है और टीचर ही स्टूडेंट को बताता है कि उसको क्या लर्न करना है, क्या स्टडी करना है, क्या पढ़ना है। वहाँ पर स्टूडेंट पूरी तरह से टीचर पर डिपेंडेंट होता है। वो एक ऐसा फेज होता है लर्निंग का जो कि स्टार्टिंग का फेज होता है। अगर हम देखें कि स्टूडेंट का जैसे संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता किस में होती है, किस स्तर में होती है? वो होती है मेमोरी लेवल स्तर में, यानी कि स्मृति स्तर में। जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट। ये आपका जो है मेमोरी लेवल में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द एबिलिटी, यानी कि कैन डू, मतलब कि आप किसी चीज़ को, किसी वर्क को कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसको कर सकते हैं। उस एबिलिटी की बात की है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैन डू। कॉम्पोनेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ अ टीचर, किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसकी क्षमता, यानी कि कर सकता है, कर सकती हूँ, घटक का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग टास्क, यानी शिक्षण कार्य करने का में आत्मविश्वास, शिक्षण कार्य करने में आत्मविश्वास। सेकंड है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान। सी है स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, अधिगम कार्य के विश्लेषण की क्षमता। इसमें 2 ऑप्शन और हैं, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशन, अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव। कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग टास्क, यानी शिक्षण अधिगम कार्य आयोजित करने की प्रतिबद्धता। यहाँ पर प्रतिबद्धता से तो यहाँ कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं लग रहा है इसका कैन डू का, जो कि किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु यहाँ पर घटक का निर्माण करते हैं। कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग टास्क, हमें एकदम अप्रोप्रिएट वाले चुनने हैं। ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग टास्क, इसको हम रॉन्ग करेंगे। बी है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, डेफिनेटली
जब टीचर को नॉलेज होगा जो वो पढ़ाने वाले हैं, सो वो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। सो ये हम जो है करेक्ट कर लेंगे। स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क। हम देखते हैं और कोई अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमें 3 आंसर्स जो है चुनने हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर। सो ये भी हमारा जो है करेक्ट लग रहा है। स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, यानी कि अधिगम कार्य के विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए कि जो भी आप लर्निंग करा रहे हैं वो जो टास्क है उसको एनालाइज करने की कुशलता। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो ई ऑप्शन है प्रतिबद्धता वाला, वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। सो आपको 3 चुनने हैं और एकदम अप्रोप्रिएट चुनने हैं। सो इसीलिए यहाँ पर जब ये रॉन्ग होगा तो एक बार पढ़ लेते हैं डी ऑप्शन, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशन, यानी अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव। तो ये यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस तरह से ऑप्शंस जो कूट दिए गए हैं नीचे, उनमें से फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, बी, सी एंड डी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने कॉमन सेंस से भी उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर एलिमिनेशन प्रोसेस की कुशलता है, यानी कि आप ऑप्शन में से देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन ही करेक्ट है, और देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग टास्क, ये आपका करेक्ट होगा, या फिर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। तो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट तो पहले ही हमने हाईलाइट कर लिया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन किस में दिखा रहा है, फर्स्ट वाले में दिखा रहा है, और थर्ड और फोर्थ में ये ऑप्शन नहीं है। तो अब हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सेकेंड में दिखा रहा है। बट और कौन सा जो है दूसरा करेक्ट हो सकता है, अगर आप ये देखेंगे तो जो लर्निंग टास्क वाला है, यानी कि स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, ये भी करेक्ट होता है। तो सी वाला ऑप्शन कहाँ पर है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो 1 में भी है और 2 में भी है। बट अगर आप तीसरा ढूंढ निकालते हैं कि कौन सा सही है, तो प्रतिबद्धता वाला आपने जो है इनकरेक्ट कर दिया, एंड डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हुआ। तो इसी तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज़ करके आप आंसर तक जल्द पहुंच सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल, स्टूडेंट्स इमर्ज विद। जब विमर्शी स्तर और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। तो कौन से वो गुण हैं वो ऑप्शंस में दिए गए हैं। पहला है अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, सूचना के धारण हेतु दृढ़ तार्किक आधार, एन एनलार्ज्ड स्टोर ऑफ टेस्टेड इंसाइट्स ऑफ जर्नलाइज्ड कैरेक्टर। देन उसके बाद है अ फर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं में से एक दृढ़ संबंधगत ढांचा। डी है एन एनहेंस्ड एबिलिटी टू डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, यानी समस्याओं के विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृद्ध क्षमता। अगर आपको एक भी जो है करेक्ट समझ में आता है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना कैपेबल हो जाता है स्टूडेंट कि वो अपनी प्रॉब्लम को स्वयं सॉल्व कर सकता है, समाधान निकाल सकता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये समाधान है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाता है। सो ये तो हमारा जो है यहाँ पर पॉजिटिव हमने देख लिया कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ही होगा। और जो कूट दिए हुए हैं उनमें हमने देखा कि 2 ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं, तो हमने एक ऑप्शन तो ढूंढ निकाला है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। अब हम देखेंगे कि उसके आगे वाला जो ऑप्शन है, सीइंग रिलेशनशिप एंड टूल यूज ऑफ अ फैक्ट, यानी किसी तथ्य का संबंध जानना और उसे साधन के रूप में प्रयोग करना। सो ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर हम डी ऑप्शन हमने निकाला तो डी ऑप्शन हमारा जो है कहाँ कहाँ करेक्ट है, एक तो हमारा सेकंड नंबर के ऑप्शन में करेक्ट है, और दूसरा थर्ड नंबर के, और तीसरा
चौथे नंबर के ऑप्शन में। मतलब ये तो हमारा जो है पहले ही बाहर हो गया है ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर्स के ऑप्शन है। सो हमें देखना है कि सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है या फिर फोर्थ ऑप्शन सही है। मतलब कि डी तो हमारा जो है एकदम क्लियर है, तो सी ऑप्शन सही है या फिर ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट तो ई तो हमने देखा कि ई सही नहीं है, तो इसको इनकरेक्ट कर देंगे। अब हमें दो में से चुनने हैं, सेकंड और थर्ड में से, यानी कि सी ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है। सी देखते हैं, अ फर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं में एक दृढ़ संबंधगत ढांचा। तो ये जो है इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तब भी हम जो है एक बार पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन, एन एनलार्ज्ड स्टोर ऑफ टेस्टेड इनसाइट्स ऑफ अ जनरलाइज्ड कैरेक्टर, सामान्य प्रकृति पारखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि। ये पॉजिटिव लग रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा और ये इनकरेक्ट होगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सेकंड नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ। अब देखिए सिलेबस में आपका मॉडल नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्वेश्चन मॉडल से दिया हुआ है, मॉडल ऑफ टीचिंग। सो शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन होता है। मॉडल क्या होते हैं, कई बार आप देखिए, अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो जिस तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए, मान लिया कि एक बिल्डिंग को बनाया जा रहा है कहीं, तो सबसे पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है कि इस तरह की बिल्डिंग यहाँ पर जो है बनानी है। तो उसी तरह से टीचिंग जो होती है, अगर टीचिंग में मॉडल का यहाँ पर क्या यूज़ है कि हम देखते हैं कि कैसे किस तरह से टीचिंग कराई जाए, तो उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। तो अगर आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आए हैं। तो मॉडल का यहाँ पर मैंने अर्थ बताया है कि जिस तरह से किसी भी जैसे नई चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए उसका मॉडल पहले तैयार किया जाता है। मान लीजिए कि आप कोई मोबाइल ही खरीदने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं ना कि उसका मॉडल, आपने देखा होगा कि मोबाइल शॉप में मॉडल पहले आप देखते हैं कि उसको फिर जो है चूज़ करते हैं मॉडल के थ्रू कि इस तरह का मोबाइल आपको लेना है, उसमें ये फीचर्स हैं। तो उसी तरह से टीचिंग में क्या होता है कि मॉडल तैयार किए जाते हैं जिससे कि टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। तो प्लानिंग की जाती है किस तरह से होनी चाहिए टीचिंग, क्या मेथड यूज़ होना चाहिए, तो पूरा जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जब आप मॉडल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से जो है उसके बारे में जानकारी होगी। अभी हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। पहला ऑप्शन है टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट टॉक, शिक्षक व्यवहार जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है। दूसरा है लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, अधिगम परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। थर्ड है लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अधिगम कर्ता व्यवहार जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल हैं। फिर है सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर, विषय वस्तु जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। इसमें से अगर करेक्ट आंसर चुनेंगे हम, ये जो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें आएगा लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, यानी अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। ये करेक्ट होगा यहाँ पर। मतलब जो टीचर होता है वो लर्निंग एनवायरनमेंट को जो है मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जिससे लर्निंग हो सके, और वहाँ पर शिक्षक और छात्र का प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको जो है ज्ञान प्रदान करने का जो है इस तरह का माहौल बनाना होगा जहाँ पर लर्निंग हो सके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
और पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं। स्टेटमेंट नंबर 1 है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिज़ाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज़, यानी अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षा परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं तो अपनी अपनी जगह जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे जहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट दिया हुआ है। सो हमें इसी को करेक्ट करना है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। सो इस तरह से ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है जो अपडेटेड PYQs का सीरीज़ चल रहा था वो यहाँ समाप्त होता है। अब जो है नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे, नेक्स्ट आपका जो यूनिट होगा वो यहाँ पर क्वेश्चंस उसके सॉल्व करवाए जाएंगे जो कि अपडेटेड सिलेबस पर बेस्ड होंगे। सो आप इसी तरह से देखते रहें, लर्न करते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें और डेफिनेटली कि नोटिफिकेशन का वेट ना करें प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ ये दिमाग में लेके चले कि हमारे पास 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी है, 15 डेज़ हैं हमारे पास प्रिपरेशन के लिए, तो उसे जो है माइंड में रखते हुए प्रिपरेशन को जारी रखें। आई होप कि आपको ये जो 5 क्वेश्चंस हैं समझ में आए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये बिल्कुल रीसेंट पेपर है जो अभी लास्ट 30 सितंबर को हुआ है और आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने स्टडी को एकदम मेंटेन रखना है स्टडी को, और कोई भी ब्रेक नहीं करना है क्योंकि अगर आप अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हैं तो आपको फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना होता है। तो सेल्फ स्टडी को एकदम कंटिन्यू रखें और घर पे रहें, सेफ रहें। और अगर आप डेली क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहाँ पर आपको MCQs प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 1 जुलाई से रोज़ाना पेपर 1 की MCQs को स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि अभी UPPGT और GIC के जो एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। सो अगर इकोनॉमिक्स का आप जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी आप जुड़ सकते हैं। और नेट JRF का जिन्होंने एम सेट किया हुआ है सो वो भी जो है टेलीग्राम चैनल में जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। और काफ़ी नई नई जो है इसमें इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम and God bless you all of you.